अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एलासिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो एलासिटी ऑफ डिमांड है इसको हम कैसे यानी कि मेजर कर सकते हैं। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जिनसे हम एलासिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप उन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है परसेंटेज मेथड, यानी कि इससे हमें परसेंटेज पता चलता है सिंपली। इसकी जो फार्मूला होती है वो किसके बराबर होती है, एलासिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल अगर आपको निकालना हो परसेंटेज मेथड से कैसे निकालेंगे आप देखेंगे सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई और डिवाइड बाई परसेंटेज इन प्राइस, और प्राइस में कितनी चेंज आ गई। सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू 100। यानी कि क्या, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो किसके बराबर होता है, Q2 माइनस Q1 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या होता है 1, Q1। अगर और उसके बाद जो होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर P2 माइनस P1 डिवाइड बाई आपको क्या लगाना है P1 इंटू क्या, इंटू 100। सिंपली अब आप कहोगे ये P1 Q1 ये क्या है, ये किसके बराबर होता है। इससे जो लास्ट क्या होती है, लास्ट फार्मूला इसकी क्या बनती है, लास्ट फार्मूला इसकी बनती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन किस में, प्राइस, इनटू आपको क्या लगाना है, इनटू प्राइस P1 डिवाइड बाई Q1। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। P1 हम किसको कहते हैं, P1 हम कहते हैं इनिशियल प्राइस, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस कहती है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि P1। और P2 क्या होते हैं, P2 का मतलब होता है यानी कि सिंपली न्यू प्राइस। और Q1 जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल यानी कि क्वांटिटी। Q2 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि न्यू क्वांटिटी। सिंपली चेंज इन प्राइस किसके बराबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चेंज इन प्राइस होता है किसके बराबर, यानी कि ये जो डाल्टा, इसे हम डाल्टा कहते हैं, डाल्टा मीन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है P2 माइनस P1 जो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है ब्रैकेट में, इसी के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे जो मैंने ये स्क्वायर में बनाया है इसी के बाद में करता हूँ। और चेंज इन क्वांटिटी ये किसके बराबर होता है, चेंज इन Q2 माइनस Q1। जब आपको पता हो इनिशियल प्राइस इतनी है, न्यू प्राइस इतनी है, तो आप यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो किस में, चेंज इन प्राइस में आपको क्या चाहिए P2। आपको अगर पता है न्यू प्राइस इतनी है तो न्यू प्राइस 2 है, आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर आपको पता है न्यू प्राइस फर्स्ट प्राइस जो थी वो क्या थी, P1 मतलब होता है यानी कि इनिशियल प्राइस यानी कि फर्स्ट प्राइस, तो P1 तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर यही वैल्यू आपको पुट करना है किसमें, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्यू यानी क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन पी का मतलब प्राइस, एंड इनटू क्या लगाना आपको यहाँ पे P1 डिवाइड बाई Q1। तो आपको क्या यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि परसेंटेज मेथड के थ्रू आपको क्या यानी कि पता चल जाएगा डिमांड में कितनी चेंज हुई है। और नोट ये आपको ज़रूर याद रखना है, जो नेगेटिव साइंस है वो फार्मूला में अगर आपको नेगेटिव साइन मिला तो नेगेटिव साइन आपको क्या करना है, वो आपको इग्नोर करना है किसमें, क्वेश्चन में विथ नेगेटिव साइन को आपको क्या करना है, यानी कि इग्नोर करना है। उसके बाद जो सेकंड मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है इससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे भी हम यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि एलासिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। हियर एलासिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कमोडिटी। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं, हम देखते हैं प्राइस किसकी, कमोडिटी की, एंड यानी कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या थी और टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया। टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना। टोटल एक्सपेंडिचर होता है बराबर प्राइस, यानी कि आप सबसे पहले आपको टोटल एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा, आपको लगाना है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आपको वहाँ से निकल के आएगा। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं ज़रूर,
इफ़ ए फॉल इन प्राइस रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर। क्या ये इसका मतलब क्या है? इफ़ फॉल इन प्राइस रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर, राइज इन प्राइस increase it when both move in same direction then elasticity of demand is less than 1। ये इसका मतलब यही है कि यानी कि अगर यानी कि फॉल हुआ किस में? प्राइस में। यानी कि प्राइस में फॉल हुआ, रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस में क्या हो गया? प्राइस में फॉल हो गया, उससे टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। या राइज इन प्राइस इंक्रीज इट, या जो प्राइस है यानी कि वो क्या है? यानी कि राइज हो गई और वो भी टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस तो उसी तो फिर जो हमारी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या निकल के आ जाएगी? लेस देन 1। सिंपली आप ये बात याद रखो, फर्स्ट पॉइंट, यानी कि जब ये मूव क्या करेंगे? एक सेम यानी कि डायरेक्शन में। अगर यानी कि प्राइस बढ़ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगी, तो आपको यही याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर निकल के आएगी? लेस देन 1 के बराबर। सेकंड पॉइंट, इफ़ ए फॉल, अगर फॉल हो गया या राइज हो गया किस में? प्राइस में, लीव्स अ टोटल एक्सपेंडिचर अनअफेक्टेड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है। अगर अब प्राइस में क्या हो गया? या प्राइस में फॉल हो गया, क्या प्राइस यानी कि गिर गई, या प्राइस यानी कि राइज हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या? सेम रहा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होगी। उसके बाद इफ़ ए फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस में क्या हो गया? अगर प्राइस में फॉल हो गया, अगर प्राइस में फॉल हो गया और इससे क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्या वो इंक्रीज़ हो गया। और राइज इन प्राइस रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर, या प्राइस में क्या हो गया? राइज हो गया और इससे रिड्यूस क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब ये क्या करेंगे? यानी कि बहुत, यानी कि व्हेन बहुत प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि ये मूव अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? वो क्या होगी? वो क्या होगी? वो मोर देन 1 के बराबर होगी। ये 3 पॉइंट से ये आपको ज़रूरी याद रखना है। यानी क्या करना है? रटा मारो या कुछ करो, वैसे रटा मारने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही समझ आपको ऐसे याद रहेगा ये। तो मैं आपको ग्राफ टेबल के फॉर्म में भी दिखाऊंगा। ऐसे देखो, जब प्राइस वन थी तो क्वांटिटी थी 6 और टोटल एक्सपेंडिचर क्या था? 6। यानी कि प्राइस भी बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आ गई? लेस देन 1 के बराबर। और इसी तरह जब 2 थी तो जब प्राइस 2 थी, 5 थी, 10 थी, इसी तरह क्या हो गया? अगेन यानी कि क्या आ गया? लेस देन 1 बराबर। इसी तरह इसी इसी तरह इसी तरह अगर आप देख सकते हो, जब प्राइस 3 और 4 थी तो क्वांटिटी डिमांड क्या थी? 4 और 3 थी, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? यानी कि प्राइस जो है, प्राइस क्या हो गई? यानी कि प्राइस क्या गई? प्राइस बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रह गया, वो सेम रह गया, 12 सेम रह गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर निकल के आई। इसी तरह जब प्राइस बढ़ गई 5 से 6 और क्वांटिटी डिमांड 2 से 1, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर क्या? प्राइस बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर क्या? डाउन हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 के बराबर निकल के आया। तो जो सबसे लास्ट मेथड है इसका वो है जियोमेट्रिकल मेथड। इससे क्या हम करते हैं? इससे हम यानी कि पॉइंट्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं? यानी कि मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड ऑन वेरियस पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड करो में होता है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करो होती है, उससे पे हमें क्या पता चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। इसकी फार्मूला जो होती है वो होती है लोअर सेक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि लोअर सेक्शन ऑफ डिमांड डिवाइड बाई अपर सेक्शन ऑफ डिमांड। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा लोअर सेक्शन ऑफ डिमांड, अपर सेक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे कि हमने कंसिडर्ड ये ग्राफ किया, ऐसे हमने ग्राफ बना लिया, और उसके बाद हमारे पास प्रूफ भी निकल के आता है। जो सबसे ऊपर होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड, सबसे ऊपर यानी कि क्या? ए पार्ट है, फिर बी सी डी ई, और हमने सी तक हमने ले लिया। अब हमें प्रूफ भी है कि यहाँ से जैसे वहाँ पे हमने लिखा इलास्टिसिटी ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इन्फिनाइट है, और उसके बाद हमें लिखा मोर देन 1, इसके बाद सी पे यानी कि 1 के बराबर, फिर डी पे क्या लिखा है? लेस देन 1 के बराबर, और सी पे क्या हमने लिखा है? 0 के बराबर। देखो अब हम प्रूफ
हम प्रूफ करेंगे, हम देखेंगे क्या ये प्रूव हम करेंगे क्या ये सच में ऐसा होता है। देखो पॉइंट ए, जब हम पॉइंट ए देखेंगे, इसका इसका हमें क्या फार्मूला क्या है, लोअर सेक्शन लोअर सेक्शन डिवाइड बाय क्या है, अपर सेक्शन। लोअर सेक्शन, सबसे पहले हम लोअर सेक्शन देखेगा, पॉइंट ए का कौन सा लोअर सेक्शन है। लोअर सेक्शन इसका क्या है, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक, डिवाइड बाय क्या है, अपर सेक्शन के, इसका अपर सेक्शन इसका 0 है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी लेके आ गए। इसी तरह पॉइंट बी जब हम कंसिडर करेंगे, बी का लोअर सेक्शन क्या है, बी और ई, और अपर सेक्शन क्या है इसका, बी और सी, और यहाँ से क्या निकल के आएगा ये लेस देन 1 के बराबर आया। क्या ये निकल के आया, मोर देन 1 के, लेस देन 1 के बराबर, लेस देन 1 के बराबर ही निकल के आया। आई थिंक मोर देन 1 के बराबर ही निकल के आया। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम, ये थे मेजर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेजर्स समझ आया, और अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, या अगर मैंने कहीं पे गलत बोला तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, ताकि मुझे भी पता चले मैंने कहाँ पे गलत बोला। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने वॉच किया वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना सबसे पहले चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट और लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।